Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of Chemistry। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हम एक डिटेल डिस्कशन बनने वाले हैं पहले सिंथेटिक फाइबर की, दैट इज रेयॉन। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसे हम पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आज की अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत इंटरेस्टिंग वाली स्टडी ऑन रेयॉन। पिछले लेक्चर का रिकैप करते हुए सबसे पहले हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, बल नहीं पड़ते। नंबर 2, दे आर चीपर दैन द नेचुरल फाइबर्स, सस्ते होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे रिक्वायर लिटिल केयर एंड दे आर इजी टू हैंडल। दे आर रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स, तो कीड़ा उनको खाता नहीं है। और उसके बाद दे डू नॉट एब्सॉर्ब वाटर, इसलिए वो आसानी से सूख जाते हैं। एंड लास्टली दे कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। और उसके बाद हमने सीखी थी प्रॉपर्टीज, तो चलिए उसका भी जल्दी से एक रिकैप। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ही ज्यादा। सिंथेटिक फाइबर्स दे कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स, और इसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट थी इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो सिंथेटिक फाइबर्स इलास्टिक होते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन की फाइबर कौन सा है, जिसके बारे में हम वन बाय वन अभी पढ़ ही लेंगे। एंड देन ऑन रिलीजिंग द प्रेशर दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, so they have the property of elasticity. The next we have is water absorption. तो water absorption synthetic fibers की बहुत ही poor है, they absorb very little water, and then they are wrinkle resistant, they maintain the permanent crease, they do not get crumpled easily, so we do not have to iron them very frequently, we can just wear them after washing out। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो आई होप आप लोगों को याद है सिंथेटिक फाइबर्स क्या थे। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स थे जिन्हें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं मिलते हैं, उन्हें हमें अपनी लेबोरेटरीज में खुद से बनाना पड़ता है। वो मैनमेड होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, वो भी बेस्ड है उन केमिकल्स के ऊपर जिन्हें हम यूज करेंगे उनके मैन्युफैक्चर में। ठीक है, और इस बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नंबर 1 इज रेयॉन, नंबर 2 इज नायलन, नंबर 3 पॉलिएस्टर एंड नंबर 4 एक्रिलिक। जिसमें से आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रेयॉन के बारे में। अब इन सब फाइबर्स में डिफरेंस कहाँ पे रहेगा? वेल, डिफरेंस रहेगा उनकी स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, या उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है, उनका नेचर ऑफ बर्निंग में फर्क हो सकता है, उनकी कॉस्ट, उनकी ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। तो इन सब जो फाइबर्स हैं उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनकी वजह से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा, मगर कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी जो कि सब सिंथेटिक फाइबर्स की कॉमन रहेंगी। सो वन बाय वन वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ देम। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेयॉन की पढ़ाई। अब रेयॉन के बारे में पढ़ने से पहले आपको वापस जाना पड़ेगा क्लास 7th में, जहां पे आपने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपने सिल्क के बारे में पढ़ा था। तो आई एम श्योर आप लोगों ने सिल्क के बारे में जब पढ़ा तो आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि जो सिल्क होता है दैट इज वेरी कॉस्टली, राइट? तो सिल्क के कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। इनफैक्ट चाइना जो लीडिंग प्रोड्यूसर था सिल्क का, वहां पे तो आम लोग सिल्क पहन ही नहीं सकते थे, उन पे बैन था कि वो सिर्फ रॉयल लोग, रिच लोग ही पहन सकते हैं। मगर क्या जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो बहुत अमीर नहीं होते, उनका ऐसा कपड़ा पहनने का मन नहीं करता? अगर आप ये क्लॉथ देखो, कितना सुंदर है, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, क्या इसको पहनने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने शुरू की एक रिसर्च कि हम कुछ ऐसा ही एक फाइबर बना सके जो बिल्कुल ही सिल्क के जैसा हो। एंड बाय द एंड ऑफ द 19th century they were able to
manufacture a thread which was having properties just similar to that of silk. तो उन्होंने ढूंढ लिया एक फाइबर, उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिया एक फाइबर बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वुड पल्प के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स के साथ उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उससे इनके पास एक फाइबर आया विच इज कॉल्ड एज रेयॉन, और उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि वो लुक वाइज काफी ज्यादा सिल्क के साथ रिजेंबल करता है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। वेल कि ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल वैसा ही शाइनिंग है जैसा कि सिल्क है। ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना ही है, बट वेल फिर भी what you can see is grossly कि it is having the look of silk, so it is called as artificial silk. So ये जो artificial silk है, ये जो rayon है, this is cheaper than silk and it can be woven just like the silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors just like silk. It absorbs sweat and thus it can be comfortably worn in summers. ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिल्क के कपड़ों को हम समर्स में नहीं पहन सकते, ठीक है, सिल्क के कपड़े समर्स में नहीं पहन सकते, वो मॉइस्चर को वो स्वेट को अच्छे अब्सॉर्ब नहीं करते। मगर ये जो रेयॉन है इसका एडवांटेज ये है कि ये एब्सॉर्ब कर लेता है स्वेट को भी एंड देयरफॉर इट कैन बी कंफर्टेबली वोर्न इन समर्स। रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स फॉर्म कर सकते हैं, वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स फॉर्म कर सकते हैं, और इससे अगेन जो कॉस्ट है फैब्रिक का वो कम हो जाएगा। कॉटन के क्लॉथ्स भी महंगे होते हैं, वूलन भी महंगे होते हैं, मगर जब हम उसमें एक सस्ता फाइबर रेयॉन ऐड कर देते हैं तो उसका वो कॉस्ट कम हो जाता है। सो रेयॉन मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड इट इज मिक्स्ड विद वूल टू मेक कार्पेट्स। तो अब अगला बात है कि ये रेयॉन को बनाते कैसे हैं। तो हमने ये सीखा था कि रेयॉन को हम बनाते हैं फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प की जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें मिलता है रेयॉन। तो हम क्या करते हैं उस प्रोसेस में, चलिए अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास है वुड पल्प, राइट। वुड पल्प में प्रेजेंट होता है सेलुलोस, और इस सेलुलोस की करनी है हमें केमिकल ट्रीटमेंट और हमने बनाना है रेयॉन। अब केमिकल ट्रीटमेंट क्या करनी है, हमने इस वुड पल्प को डिसॉल्व करना है NaOH में। अब ये NaOH क्या होता है, आई होप यू ऑल नो। Na सिंबल होता है सोडियम का और OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये NaOH क्या है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेस। अब ये बेस क्या होता है इसे आप अंडरस्टैंड करोगे जैसे जैसे आपकी क्लास 8 की स्टडी आगे बढ़ेगी। सो डू नॉट वरी, बस अब अभी के लिए इतना याद रखो कि हमने वुड पल्प लिया, वुड पल्प में सेलुलोज प्रेजेंट था और उसे हमने डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि होता है एक बेस। तो ये जो वुड पल्प है या सेलुलोज है ये कंप्लीटली सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है और ये फॉर्म करता है एक स्टिकी लिक्विड जिसे हम बोलते हैं विस्कोस, ठीक है। तो ये एक चिप 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 करने वाला लिक्विड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं विस्कोस। अब इस विस्कोस को हमने पास करना है थ्रू अ परफोरेटेड मेटालिक सिलेंडर। इस मेटालिक सिलेंडर को बोलते हैं हम स्पिनरेट। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये जो मेटालिक सिलेंडर है, मान लेते हैं कि इस तरीके का एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। अब इस सिलेंडर में एक साइड पे आपको क्या मिलेंगे, परफोरेशंस, छेद, ठीक है, और दूसरी साइड से आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, विस्कोस को डाल दोगे, ओके। फिर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो लिक्विड है यहाँ कहाँ से बाहर निकलेगा, इन परफोरेशंस के थ्रू बाहर निकलेगा। मगर इसे प्रेस हमने कहाँ पे करना है, हमने प्रेस करना है इसको एक वेसल के अंदर जिसमें प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है एक एसिड। यहाँ पे जो एसिड है दैट इज H2SO4, ठीक है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला एसिड, राइट। तो पहले हमने वुड पल्प लिया था, उसको हमने एक बेस में डिसॉल्व किया था जो कि यहाँ पे NaOH है। फिर उसके बाद हमने उसका क्या बना लिया, एक स्टिकी लिक्विड बना लिया। उस स्टिकी लिक्विड को हमने पास किया ये स्पिनरेट में से, और स्पिनरेट के ऊपर से हमने प्रेस किया और उसको जो भी प्रेस करके मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालते हैं इसको तो वेल ये बाहर निकल के जिस फॉर्म में आता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेयॉन।
इसको आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे कुछ पिक्चर्स के साथ, जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट की पिक्चर्स ली हैं, तो आप उससे इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सो लेट मी शो यू नाउ दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि रेयॉन को हम कैसे बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल, जैसे कि हम उसको रेयॉन को बनाते हैं, मगर ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे वो रेयॉन के धागे बनते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से देख सको, वेल इसलिए एक्सपेरिमेंट में जो हमने मटेरियल्स को यूज किया है वो डिफरेंट है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने लिया है दो तरह के मटेरियल्स, एक है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये एक ब्लूइश से कलर का पाउडर है जिसे हम डाल देते हैं अमोनिया के सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि अमोनिया एक गैस होती है, उसको हमने पास किया पानी में से और उसके बाद हमारे पास ये अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन आ गया। इन दोनों को अब हमने क्या कर देना है? इन दोनों को हमने मिक्स कर देना है, और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? ब्लू कलर का बेसिक सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा एक बेस जैसे कि हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जबकि ये एक ब्लू कलर का लिक्विड है, इसलिए आप ये कलर एक्सपेरिमेंट में ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। हमने इसको क्यों लिया है? हमने इसको सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो कलर है बेस का, जो बेस बना इन दोनों को रिएक्ट करा के, वो ब्लू कलर का एक बेस बना, और आप इसको बहुत अच्छे से जैसे जैसे रेयॉन बनेगा बहुत ही सुंदर तरीके से उसको देख सकोगे, समझ सकोगे। ओके, बट एक्चुअली में जब हम रेयॉन को बनाते हैं तो हम वही चीजें यूज करते हैं जो कि आपने अभी अभी सीखी। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ डिफरेंट सब्सटेंसेस इसलिए ली हैं कि आप उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझकर धागों को बनता देख सको रेयॉन के। फाइन, तो हमने क्या किया? हमने अब ये नीले कलर का एक बेस बना लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाला था? हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला था वुड पल्प, और वुड पल्प में क्या प्रेजेंट होता है? वुड पल्प में प्रेजेंट होता है सेलुलोस। तो यहाँ पे भी अब हम कुछ ऐसा ही डालने वाले हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोस, और आपने ये सीखा था कि कॉटन के अंदर भी सेलुलोस प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉटन फाइबर्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होती है, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? कॉटन डाल देंगे, क्योंकि हमें कॉटन बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमने कॉटन ली और हमने इस बेस के अंदर डाल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वुड पल्प को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में डालते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा वुड पल्प है, आप ये मान लो, और आप ये मान लो कि ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमने कॉटन को डाल दिया इस उस बेस के अंदर जिसके अंदर प्रेजेंट, कॉटन में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। समझ में आ गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। तो चलो, अब हमने इसको ले लिया और हम जितनी भी कॉटन इसमें पड़ी थी हम इसके अंदर डालते गए डालते गए डालते गए, और वो सारी की सारी डिसॉल्व होती गई। ठीक है, और जब वो डिसॉल्व होगी तो क्या बनेगा? क्या बना था अभी हमने क्या पढ़ा था? कि एक थिक स्टिकी लिक्विड बनेगा। स्टिकी 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 लिक्विड बनेगा, चिप 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 करने वाला लिक्विड बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोस। तो यहाँ पे भी जब हम कॉटन डालेंगे इसमें तो यहाँ पे एक थिक स्टिकी लिक्विड बनेगा जिसे हम बोलेंगे विस्कोस। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना था? हमें कहा गया था कि उसको हमने एक स्पिनरेट में से पास करते हैं, एक ऐसे मेटालिक सिलेंडर में से पास करते हैं जिसमें परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास स्पिनरेट तो है नहीं, अब हम क्या करें? हम क्या करते हैं? हम एक सिरिंज ले लेते हैं और सिरिंज के अंदर हम इसको डाल लेते हैं। तो सिरिंज के अंदर भी तो हमें मालूम है कि एक साइड से हम डालेंगे, दूसरी साइड से जब हम प्रेस करेंगे तो वो छेद है जिसमें से हम इस स्टिकी लिक्विड को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे एक सिरिंज यूज करते हैं जिसमें हमने इस विस्कोस को डाला है, और जब हम पीछे से इसको प्रेस करेंगे, किसमें प्रेस करना था? हमने उसको प्रेस करना था सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमने सिरिंज के साथ इसको सल्फ्यूरिक एसिड में पास किया, और पास करते ही आप देखो कि जैसे ही वो लिक्विड बाहर निकला सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये आपको एक थ्रेड दिखाई दिया। ठीक है, और पास करते गए धीरे 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 हम उसको डालते गए और वो थ्रेड का फॉर्म लेता गया। तो ये थ्रेड क्या है? वेल, ये थ्रेड है रेयॉन का।
ठीक है। अब क्योंकि हमने इसके अंदर वो ब्लू कलर का लिक्विड लिया था तो आपको ये ब्लू कलर के थ्रेड्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये ब्लू कलर वाला बेस ना लेती, व्हाइट कलर वाला बेस लेती, तो शायद आपको ये धागे दिखाई नहीं देते इन पिक्चर्स में, इसलिए हमने वो ब्लू कलर वाला सोल्यूशन लिया था। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो हमने क्या करना है, हमने एक बेस लेना है, बेस के अंदर हमने वुड पल्प डालना है। वुड पल्प में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और फिर उसको हमने एक परफोरेटेड सिलेंडर के साथ एसिड में छोड़ना है। और एसिड में जब हम उसको छोड़ते हैं तो वेल आपको ये ब्लू कलर के धागे जो यहाँ पे ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली में कौन से कलर के होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे। मगर यहाँ पे भी अगर आप इन धागों को एसिड के अंदर ही छोड़ दोगे तो वो ये अपना ब्लू कलर छोड़ देते हैं और ये भी डीकलराइज होके ट्रांसपेरेंट व्हाइट सा कलर फॉर्म कर लेते हैं धागे। So this is what we have as the final threads of rayon, और इनको हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं और अपने फैब्रिक्स को बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को कैसे रेयन को बनाते हैं अब हमेशा इन पिक्चर्स के थ्रू याद रहेगा। बिल्कुल भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पिक्चर्स याद रहेंगी और पिक्चर्स के साथ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेयन भी याद रहेगा। सो आई होप अब आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि हम रेयन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। हम लेते हैं वुड पल्प, उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज, उसको हम डिसॉल्व करते हैं NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि एक बेस है। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वो फॉर्म करता है एक स्टिकी लिक्विड जिसे हम विस्कोस कहते हैं। इसे हम पास करते हैं थ्रू परफोरेटेड मेटालिक सिलेंडर दैट इज द स्पिनरेट, और उसको हम किस में से पास करेंगे, आफ्टर डूइंग दैट वेल वी विल बी पासिंग इट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और जो फाइबर्स बाहर निकल के आएंगे जो कि आपने अभी देखे एक्सपेरिमेंट में भी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, द रेयन फाइबर्स। अब अगली चीज है कि हम इन रेयन फाइबर्स को सिंथेटिक या टेक्निकली स्पीकिंग सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं। तो वेल उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है कि रेयन को हम एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज वुड पल्प। ठीक है, तो टेक्निकली हमें इसे क्या कहना चाहिए, हमें कहना है चाहिए कि ये एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। तो ये भी हमें प्लांट से ही मिल रहा है, तो हम इसको सिंथेटिक फाइबर या सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे हमें एक नेचुरल सोर्स से मिलता है, बट हमें उस नेचुरल सोर्स वुड पल्प को बहुत सारा केमिकली ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें ये फाइबर मिलता है। तो इसलिए हम इसे मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं, या हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं कि हमें ये कुछ जो रॉ मटेरियल है वो एक नेचुरल सोर्स से मिला, बट फिर हमने उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके एक्चुअली में वो जो फाइबर बनाया वो हमने यूज किया। ठीक है, सो या ये सिंथेटिक फाइबर है या एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, मगर ये एक नेचुरल फाइबर नहीं है। सो नेक्स्ट अब है हमारे पास कि हम रेयन को क्या किसी और नाम से भी बुला सकते हैं। हाँ, रेयन को हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, हम उसको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं तो हम उसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, हम उसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। बट रेयन के लिए इनके अलावा एक नाम और है, एंड दैट इज रीजेनरेटेड फाइबर। हम रेयन को एक रीजेनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको रीजेनरेट किया है फ्रॉम द ओरिजिनल सेलुलोज फाइबर्स। हमने उसको एक फाइबर को लेके दोबारा से उसको चेंज करके उसको रिफॉर्म करके एक दोबारा से नया फाइबर फॉर्म किया है। सो रेयन इज आल्सो कॉल्ड एज अ रीजेनरेटेड फाइबर। सो फाइनली अब हम क्या चलते हैं डिस्कस करने, हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ रेयन। रेयन हमारे किस किस काम आता है। तो वेल रेयन को हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग द क्लोथिंग लाइक साड़ीज, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, सॉक्स एटसेट्रा। फिर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स, कर्टन, ब्लैंकेट्स एटसेट्रा भी बना सकते हैं। और हम रेयन को वूल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और कारपेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यूज है रेयन का कि हम उसको मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग बैंडेजेस किससे बनी हुई है, रेयन से बनी हुई है। और साथ में हम इसको टायर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर द टायर कॉर्ड्स। तो टायर के अंदर बाहर की तरफ क्या होता है, रबर होता है, ठीक है, मगर वो रबर के अंदर जो फिलिंग होती है जो एक्चुअली वेट बियर करती है
वो क्या है, टायर कॉर्ड। और ये टायर कॉर्ड किससे बना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। हम उसके लिए रेयॉन यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए नायलॉन यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए पॉलिएस्टर यूज कर सकते हैं। आज हम रेयॉन को पढ़ रहे हैं, तो रेयॉन किस लिए यूज होता है, टायर कॉर्ड्स को बनाने के लिए यूज होता है। जब आप नायलॉन पढ़ोगे, आप पॉलिएस्टर पढ़ोगे, तो उसमें भी याद रखना कि हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन नायलॉन। ओके, तो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम अपने टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और जैसा मैंने अभी आपको बोला, हम उसमें नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, और आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते जाओगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, और फिर हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें। आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक देम ऑल्सो, उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस तरीके से अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज डू अनलाइक ऑल्सो, उससे हमें मालूम लगेगा कि हम इन लेक्चर्स को और आपके लिए कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए अगली बारी मिलते हैं, बाय बाय।